नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक इस समय सियासी घमासान तेज है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मामले में बीजेपी फंसी हुई है और दूसरी तरफ तमिलनाडु में टीवीके को सरकार बनाने का आमंत्रण न देने का जो फैसला राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने किया है, उससे भी बीजेपी पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गवर्नर अर्लेकर को अब खुलकर बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आज कोलकाता में पूर्व सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। अभी क्या मुलाकात की है, जरा ये स्क्रीन पर ले आइए जरा इस तस्वीर को। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों की मुलाकात, ये मुलाकात की तस्वीर देखिए। अखिलेश यादव और गले लगा रहे हैं अभिषेक बनर्जी को यहाँ, और ममता बनर्जी से मिलते हुए शॉल उनको पहनाते हुए यहाँ पर अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा है कि दीदी आप हारी नहीं हैं, और वहीं अभिषेक बनर्जी से गले मिलकर उन्होंने कहा है कि आप खूब अच्छे से लड़े। इसके अलावा अखिलेश यादव ने पत्रकारों से चर्चा में भी बताया कि बीजेपी ने कैसे चुनावी धांधली में जीत हासिल कर ली है। आइए जरा सुनिए यहाँ अखिलेश यादव को, सुनिए जरा। मैं अभी आर्यन दीदी से मिलकर के आया हूँ। अभिषेक जी मेरे साथ हैं। हमें याद है जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी, और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती, और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। तो कैसे पूरा का पूरा चुनाव लूटा है, यहां पर बीजेपी ने, अखिलेश यादव कह रहे हैं। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने के इस दौरे में उनसे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर भी सवाल पूछे गए, तो उन्होंने सीधे कहा कि इस बारे में आप गृह मंत्री अमित शाह से पूछिए, वो तो देश के गृह मंत्री हैं। यानी बंगाल जीतते ही अब बीजेपी फंसती हुई दिख रही है, और सवाल अब कहा जा रहा है कि गृह मंत्री से पूछिए, बीजेपी की का जो शासन है उससे पूछिए। हालांकि अपने पीए की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा है कि जिस तरह से यह घटना हुई उसकी निंदा के लिए शब्द नहीं है। चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे एक ही वजह है, वो भाजपा के शुभेंदु अधिकारी का निजी सहायक थे, और हाल में हुए विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को हराया है। उनकी हत्या के पीछे यही वजह हो सकती है, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। उनका बयान है कि इसके पीछे सीधे सीधे वो टीएमसी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को उन्होंने हराया इसीलिए। तो जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि उन्होंने ममता बनर्जी को हराया इसीलिए उनके पीए की जान ले ली गई, उससे साफ समझ में आता है कि अभी ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनाने की और कोशिश बीजेपी करेगी। लेकिन क्या इसमें उसे सियासी फायदा होगा या फिर उल्टा वो और फंस जाएगी, ये देखना होगा। और यहां पर कल रात की घटना है, जो साथी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीधे सीधे कोलकाता में अगर सीधे हत्या कर दी जाती है किसी की भी, तो आज लॉ एंड ऑर्डर कहां है। कल तक तो कहते थे कि ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी और उसके गुंडे, तृणमूल के गुंडे, ये कहते थे आप, लेकिन आज तो चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, उसके बाद ये हत्या क्यों?
बुलडोजर क्यों? ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, इससे साफ समझ में आता है कि आखिर ये बदला नहीं बदलाव की जो बात है, वहां पर बदला भी होगा बदलाव भी होगा वाला नारा चल रहा है। वैसे तमिलनाडु आते हैं दोस्तों, तमिलनाडु में भी बीजेपी फंसती हुई दिख रही है, जैसे इधर पश्चिम बंगाल में फंसी हुई दिख रही है, क्योंकि टीवीके को सरकार बनाने से रोकने की कोशिश के बाद अब एआईएडीएमके को छोड़कर लगभग सारे दल राज्यपाल के खिलाफ हो चुके हैं। आपको बता दूं कि चुनाव में बीजेपी विजय की पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कजगम 108 सीटों पर जीत हासिल कर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 का है। ऐसे में एक्टर विजय एक्टर से इधर नेता बने, यानी अभिनेता से नेता बने विजय के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 में से 10 सीटें कम है, क्योंकि उनके पास 108 सीटें हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बाद अब टीवीके के पास कुल 113 विधायक हो जाते हैं, यानी अभी भी बहुमत से 5 सीटें कम हैं, जिसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को पहले बहुमत स्पष्ट करने को कहा है। आज गुरुवार को राजभवन के बयान में कहा गया है, राजभवन का बयान है, राजभवन की तरफ से जो बयान आया है वो बयान में क्या कहा गया है जरा आपके सामने लाता हूं। बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल थिरुराजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज 7 मई टीवीके के अध्यक्ष थिरु सी जोसेफ विजय को चेन्नई स्थित लोक भवन में आमंत्रित किया। बैठक के दौरान माननीय राज्यपाल ने बताया कि सरकार गठन के लिए जरूरी तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का समर्थन स्थापित नहीं हो पाया है। लेकिन गवर्नर का ये जो बयान है दोस्तों, ये जो राजनीतिक दलों को रास नहीं आ रहा है। टीवीके से मात खाने वाली डीएमके ने कह दिया है कि विजय को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। वहीं कमल हासन की एमएनएम, और कमल हासन की पार्टी एमएनएम है, और वीसीके और सीपीआई जैसी पार्टियों ने भी एकजुट होकर विजय और टीवीके का समर्थन किया है, यानी उनकी पार्टी का और टीवीके के मुखिया विजय का समर्थन किया। इन तमाम लोगों ने, तमाम दलों ने। तमिलनाडु की राजनीति जो है वो किस दिशा में जा रही है आप समझ रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियों ने राज्यपाल की तरफ से विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न किए जाने को जनादेश का अपमान करार दिया है। समाजवादी पार्टी से सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तो राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट ही बता दिया है। कपिल सिब्बल को सुनिए जरा, यहां दिल्ली में क्या कह रहे हैं। I was hoping that by now the governor would have invited TVK to form the government. That's the norm, and I think the governor, Mr. Arlekar, must be knowing of the norm. But of course, when governors become agents of the BJP, they do the bidding of the BJP. And whatever the BJP wants, the governments will do. So if it comes to a bill passed by the legislature, the governments will not clear it. And in Bengal, now that BJP is in power, they will clear it. So at this moment, what is the situation? In a 234 Assembly House, 108 go to the TVK, 59 to the DMK, 47 to the Anna DMK, 5 to INC, 4 to PMK, 2 to IUML, and 2 to CPI. And the magic figure is 119. So clearly, as of today, TVK does not have a majority in the House. There is no doubt about that. I was reminded, this is something interesting. I was reminded of a famous cricketer called Jim Laker. Jim Laker is the highest off-spin or spin wicket taker in the world. He played a match against the Australian.
तो यहां पर कपिल सिब्बल साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं वहां के राज्यपाल को बुलाना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल नहीं बुला रहे हैं यहां गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, जो सरासर गलत है। ये सारी बातें न सिर्फ यहां कपिल सिब्बल चूंकि कानून के जानकार हैं, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं, तो ये बेहतर जानते हैं कानून की भाषा को, और इसके साथ साथ राजनीति की भाषा को भी अच्छी तरह से जानते हैं। लगातार एक लंबा वक्त इनका राजनीति में गुजरा है, अभी भी गुजर रहा है। सांसद हैं समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा में। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी वो भी सांसद हैं राज्यसभा में, 5वीं बार के सांसद, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक वो। उन्होंने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा है इसी मसले पे, जरा ये उनको देखते हैं। यहां कह रहे हैं अभिषेक सिंघवी कि मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्यपाल जो संवैधानिक ज्ञान के भंडार माने जाते हैं, उनके पास तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में कानून, परंपरा, संवैधानिक संस्कृति और संवैधानिक स्वरूप के अनुसार ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। साथ ही किसी अन्य दल ने तो दावा भी नहीं किया है। सीटों की कमी, केवल 7-8 सीटों की कमी, सिर्फ 7-8 सीटों की कमी। और राज्यपाल हमेशा यही कहते रहेंगे कि सदन में 10-12 दिनों में बहुमत साबित हो जाएगा। तो फिर समस्या क्या है? संवैधानिक मानदंडों और परंपराओं का इस तरह से उल्लंघन या उन्हें कमजोर करना बेहद निंदनीय है। और मैं ये बात बड़े खेद के साथ कह रहा हूं, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। यहां साफ साफ कह रहे हैं अभिषेक सिंघवी कि ये बात बहुत खेद के साथ मैं कह रहा हूं, और आप बुला लेते, 10-12 दिन का समय देते, 3-4 दिन का भी समय देते, कहते कि चलो फ्लोर टेस्ट कर लो। तमिलनाडु में खेल करने की कोशिश में बीजेपी है, यह साफ समझ में आ रहा है। और खुद मैदान में न उतरकर राज्यपाल और AIADMK के साथ खेल करवा रही है, यह सबको दिख रहा है। अब किस तरह यह खेल आगे बढ़ेगा और क्या इसमें फंस जाएगी बीजेपी, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पैदा होता है। और इन सब से इतर सीधे अब तमिलनाडु से सीधे फिर बंगाल चलते हैं। बंगाल में जो चल रहा है उसमें ममता बनर्जी अब तैयारी कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट आने की। इधर आज अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की जो मुलाकात है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये भी समझेंगे। और इस बीच लगातार हिंसा जारी है पश्चिम बंगाल में, इसके क्या मायने हैं? क्या यहां हिंसा जानबूझकर करवाई जा रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है। इन सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या छोटी मोटी घटना नहीं है, और न सिर्फ किसी के PA की हत्या या कोई VVIP है उसकी हत्या हो गई, वहां 4 लोगों की आधिकारिक तौर पर हत्या हो चुकी है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्या चुनाव के बाद इतनी हिंसा होनी थी? और कई सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें पुलिस और जो CRPF CAPF के जो जवान हैं वो वहां खड़े हैं, तमाशबीन बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, लेकिन जो दंगाई हैं वो दंगा कर रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। किसकी शह पे? सरकार किसकी है? देश में सरकार किसकी है? गृह मंत्रालय किसके पास है? ये सब सवाल तो पूछे जाएंगे। चलिए